गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं आपको सेकंड पेपर पढ़ा रही हूँ। उसका नेक्स्ट टॉपिक है रचनात्मक या विकास की आकलन की विशेषताएं। इसके अंदर सर्वप्रथम है आपके प्रमाण एकत्रीकरण की प्रक्रिया। रचनात्मक आकलन की प्रक्रिया में शिक्षक छात्रों के अधिगम संबंधी प्रमाणों को एकत्रित करता है। इन प्रमाणों के आधार पर वह अधिगम प्रक्रिया को सुधारने का प्रयास करता है। इसके अंदर एक दूसरा पॉइंट है प्रश्न आधारित प्रक्रिया। रचनात्मक आकलन की प्रक्रिया प्रश्न आधारित क्रिया है। इसमें छात्रों से विविध प्रकार के प्रश्न करके शिक्षक उन्हें अधिगम स्तर तक आकलन करता है तथा छात्र भी आकलन प्रक्रिया के संदर्भ में विविध प्रश्नों को पूछकर अपनी जिज्ञासा शांत करते हैं। इस प्रकार शिक्षक एवं छात्र दोनों के मध्य प्रश्नों का आदान प्रदान होता है, जिससे अधिगम एवं आकलन दोनों के संदर्भ में पूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। पर्यवेक्षक आधारित प्रक्रिया। पर्यवेक्षक आधारित प्रक्रिया को भी रचनात्मक आकलन का आधार माना जाता है। रचनात्मक आकलन में पर्यवेक्षण का कार्य शिक्षक, छात्र एवं साथी समूह द्वारा किया जाता है। प्रथम शिक्षक द्वारा छात्रों के कार्य एवं व्यवहार का पर्यवेक्षण करके आकलन किया जाता है। छात्र द्वारा स्वयं कार्य का पर्यवेक्षण करके आकलन किया जाता है। नेक्स्ट है वाद विवाद आधारित प्रक्रिया। रचनात्मक या विकासात्मक आकलन की विशेषताओं के अंदर सबसे पहले आती स्वतंत्र रूप से वाद विवाद या परिचर्चा का आयोजन होता है। इसमें शिक्षक एवं छात्रों की समान सहभागिता होती है। इसमें शिक्षक एवं छात्र दोनों के मध्य उचित संप्रेषण होता है, जिससे वे एक दूसरे के भावों एवं विचारों को समझ पाते हैं। इससे अधिगम एवं आकलन संबंधी सभी तथ्यों पर विचार संभव है। नेक्स्ट है उत्पादक अध्ययन संबंधी प्रक्रिया। इस प्रक्रिया के अंतर्गत उत्पादन अध्ययन आधारित प्रक्रिया के रूप में रचनात्मक आकलन को स्वीकार किया जाता है, क्योंकि इसमें उन सभी कार्य, व्यवहार एवं अनुप्रयोग का अध्ययन किया जाता है जिसको छात्र अधिगम के पश्चात संपन्न करता है। यदि छात्र अधिगम के पश्चात उपयोग एवं उत्पादक कार्यों को संपन्न करता है तो अधिगम सफल माना जाता है। नेक्स्ट है मानक आधारित प्रक्रिया। रचनात्मक आकलन में एक निश्चित मानक को प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। यह मानक छात्रों की योग्यता के अनुरूप होता है। इस मानक को प्राप्त करने के लिए शिक्षक एवं छात्र दोनों के द्वारा संयुक्त रूप से प्रयास किया जाता है। इसमें विविध प्रकार के मानक परीक्षणों का प्रयोग करके छात्रों के अधिगम स्तर में सुधार किया जाता है तथा मानकों को प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। नेक्स्ट है चुनौतीपूर्ण प्रक्रिया। रचनात्मक आकलन की प्रक्रिया में छात्रों के अधिगम स्तर में सुधार एवं अधिगम स्तर को उच्च बनाने में अनेक प्रकार की कठिनाइयों का सामना शिक्षक एवं छात्र दोनों को करना पड़ता है। इस स्थिति में शिक्षक एवं छात्र दोनों को प्रयासों के माध्यम से इन सभी अधिगम संबंधी चुनौतियों का सामना किया जाता है। नेक्स्ट है पृष्ठपोषण।
आधारित। रचनात्मक आकलन की प्रक्रिया में पृष्ठपोषण प्रदान करके छात्रों को अधिगम के लिए प्रेरित किया जाता है। इसके साथ साथ पृष्ठपोषण की प्रक्रिया छात्र एवं शिक्षक द्वारा स्वाभाविक रूप में संपन्न होती है। जैसे एक छात्र किसी अधिगम गतिविधियों का सृजन करता है तथा उससे उसके अधिगम स्तर में सुधार होता है तो उसकी पृष्ठभूमि प्राप्त होती है तथा जब यह अधिगम गतिविधियों का सृजन करता है इसके साथ साथ शिक्षक द्वारा भी इसके कार्य की प्रशंसा की जाती है। अगर जो भी कार्य बच्चा करता है तो शिक्षक क्या करता है, उसकी प्रशंसा करता है और उसको देखता है। स्व आकलन की प्रक्रिया नेक्स्ट है। रचनात्मक आकलन की प्रक्रिया में शिक्षक एवं छात्र दोनों के द्वारा ही अधिगम गतिविधियों का आकलन किया जाता है। शिक्षक द्वारा अपनी अधिगम गतिविधियों का आकलन करके उसकी सफलता एवं असफलता को ज्ञात किया जाता है। छात्र द्वारा भी अपने द्वारा सृजित अधिगम गतिविधियों का आकलन करता है। नेक्स्ट है साथी समूह द्वारा आकलन की प्रक्रिया। साथी समूह द्वारा आकलन की प्रक्रिया संपन्न की जाती है। इसमें छात्रों द्वारा एक दूसरे के कार्य व्यवहार के संबंध में सुझाव प्रस्तुत किए जाते हैं। इसमें छात्रों को अधिगम सुधार संबंधी तथ्यों के बारे में तथा अपनी त्रुटियों के बारे में चलाया जाता है। इस स्थिति में अधिगम आकलन सरल एवं स्वाभाविक रूप में होता है। नेक्स्ट है प्रजातंत्रीय प्रक्रिया। रचनात्मक आकलन के अंतर्गत छात्रों एवं शिक्षक के मध्य पूर्ण सामंजस्य होता है। शिक्षक एवं छात्रों को पूर्ण स्वतंत्रता होती है। प्रश्न एवं वाद विवाद में स्वतंत्र रूप से दोनों के द्वारा विचारों का प्रस्तुतिकरण होता है। आकलन की प्रक्रिया में दोनों पक्षों पर किसी प्रकार का नियंत्रण एवं दबाव नहीं होता है। नेक्स्ट है उत्तरदायित्व की प्रक्रिया। रचनात्मक आकलन की प्रक्रिया की उत्पादन दायित्व की प्रक्रिया के रूप में स्वीकार किया जाता है। इसमें आकलन संबंधी दायित्वों को शिक्षक एवं छात्र दोनों के द्वारा निर्वहित किया जाता है। शिक्षक एवं छात्र दोनों ही अपने अपने आकलन संबंधी दायित्व को समझते हैं। नेक्स्ट है रचनात्मक आकलन की सीमाएं। ये आपको मैंने रचनात्मक का आकलन के सारे पॉइंट आपको समझा दिए। रचनात्मक आकलन के अंदर यानी उसका रचनात्मक मूल्यांकन, उसके अंदर सारी इस तरह से उसको पूरे पॉइंट को लेकर के उसका मूल्यांकन किया जाता है। अब रचनात्मक आकलन की सीमाएं। इस आकलन फर्स्ट है, इस आकलन प्रक्रिया में छात्र को अधिक महत्व प्रदान किया गया है। छात्रों से जो भी अपेक्षाएं की जाती है उनका पूर्ण होना कठिन है। एक छात्र अपनी अधिगम गतिविधियों का आकलन श्रेष्ठ रूप से मैं नहीं कर सकता। छात्रों से अधिगम गतिविधियों के सृजन की अपेक्षा करना भी व्यर्थ है, क्योंकि छात्र द्वारा न तो मानवीकृत अधिगम गतिविधियों का सृजन किया जा सकता है और न ही उस गतिविधियों का मूल्यांकन किया जा सकता है। नेक्स्ट, साथी समूह के कुछ छात्रों का वर्गीकरण करने लगते हैं। नेक्स्ट है छात्री समूह के आकलन की प्रक्रिया पूर्णतः अमानवीकृत होती है, क्योंकि उनको अपने सुझावों को प्रस्तुत करने की विधियां ज्ञात नहीं होती है। जिस विधि में से अधिगम करने का और उनके द्वारा सुझाव दिया जाता है वह विधि प्रामाणिक होगी, इसकी भी कोई निश्चितता नहीं होती।
इसमें मात्र शिक्षक द्वारा साक्ष्यों को एकत्रित किया जाता है। शिक्षक द्वारा निर्णय की प्रक्रिया संपन्न नहीं की जाती, जबकि शिक्षक को अपने विवेक एवं योग्यता का प्रयोग करना पड़ता है। इन छात्रों के अधिगम आकलन एवं अधिगम के संदर्भ में उचित निर्णय लेने का प्रयास करना चाहिए। नेक्स्ट है संकेतिक या योगात्मक आकलन। इसके अंदर है योगात्मक आकलन के अंतर्गत शिक्षक की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। इसमें शिक्षक द्वारा छात्रों के हित के में आकलन प्रक्रिया के माध्यम से अधिगम संबंधी निर्णय लिया जाता है। सर्वप्रथम योगात्मक आकलन में छात्र की अधिगम उपलब्धियों के बारे में शिक्षक द्वारा निर्णय लिया जाता है। इस निर्णय का आधार छात्र द्वारा संपन्न की जाने वाली विभिन्न प्रकार की गतिविधियां होगी। इस गतिविधियों का संबंध छात्र की आयु, स्तर एवं विषय वस्तु से संबंधित होगा। इस संबंध में निर्णय लिया जाएगा। द्वितीय योगात्मक आकलन के अंतर्गत छात्रों को प्रत्येक कार्य को अपने आप को या अपने प्रदर्शन की इच्छा सिद्ध करना सिखाया जाएगा। इसके साथ साथ शिक्षक द्वारा छात्रों के साथ विविध प्रकार की वार्ता की जाएगी, जो कि उनके कार्यों के संदर्भ में होगी। इस आधार पर शिक्षक अपने निर्णय को जो भी छात्रों के संदर्भ में लिया गया है क्रमबद्ध रूप में रखेगा तथा आवश्यकता के अनुसार ग्रेड का आकलन प्रदान करेगा। इस तरह से नेक्स्ट है योगात्मक आकलन की विशेषताएं। योगात्मक आकलन की सबसे पहली विशेषता है निर्णय की प्रक्रिया। योगात्मक आकलन को निर्णय की प्रक्रिया के रूप में स्वीकार किया जाता है। इसमें शिक्षक द्वारा छात्र की अधिगम उपलब्धि के बारे में निर्णय लिया जाता है। छात्र की अधिगम उपलब्धि न्यूनतम है तो शिक्षक द्वारा उसे उच्चतम बनाने का प्रयास किया जाता है। इसके लिए उसके द्वारा छात्रों की उचित सहायता की जाती है। इस प्रकार शिक्षक द्वारा आकलन की प्रक्रिया के आधार पर छात्रों के अधिगम संबंधी पक्षों के बारे में बताया जाता है। दूसरा है विषय वस्तु एवं आयु स्तर। शिक्षक द्वारा छात्रों के संबंध में जो भी निर्णय लिया जाता है उनका मुख्य आधार विषय वस्तु में छात्र के आयु को मानना जाता है। छात्रों की आकलन में उनके आयु स्तर का भी ध्यान रखा जाता है तथा सभी अधिगम गतिविधियों को विषय वस्तु से जोड़कर आकलन किया जाता है। नेक्स्ट है परीक्षण एवं कार्य आधारित। इसमें परीक्षण एवं विविध कार्यों के माध्यम से आकलन का कार्य किया जाता है। जैसे गणित विषय में संक्रियाओं का आकलन करना है तो उसका आकलन दो प्रकार से होता है। छात्र दोनों प्रकार से अलग अलग रूप से उसको कर सकता है। फिर छात्रों के कार्य और व्यवहार का आकलन। योगात्मक आकलन की प्रक्रिया छात्रों के कार्य और व्यवहार पर आधारित होती है। इसमें छात्र के कार्य व्यवहार का आकलन करके उसको यह सिखाया जाता है कि उसे प्रत्येक कार्य के लिए तथा गतिविधियों के लिए अपने आप को अच्छा सिद्ध करने के लिए कौन कौन से तथ्यों को ध्यान में रखना चाहिए। नेक्स्ट है कौशल विकास की प्रक्रिया। आकलन की इस प्रक्रिया में छात्रों को प्रत्येक गतिविधियों को संपन्न करने के लिए कुशलता प्रदान की जाती है, जिससे वह प्रत्येक कार्य क्षेत्र में अपना श्रेष्ठ
श्रेष्ठ प्रदर्शन कर सके। इस आकलन के माध्यम से छात्रों में कौशल के विकास के लिए शिक्षण द्वारा आवश्यकता के अनुरूप उसमें वार्ता की जाती है। नेक्स्ट है छात्र जागरूकता की प्रक्रिया। योगात्मक आकलन की प्रक्रिया में छात्र को जागृत किया जाता है। वह अपने बारे में जो भी शिक्षक द्वारा निर्णय लिए जाते हैं उनके संदर्भ में पूर्ण रूप ज्ञान रखते हैं, जिससे वह अपनी त्रुटियों का समझ सकते हैं। नेक्स्ट है साथ ग्रेड एवं अंक संबंधी प्रक्रिया। योगात्मक आकलन में शिक्षक द्वारा छात्रों की ग्रेड प्रदान की जाती है। ग्रेड एवं अंक प्रदान करने के पूर्व छात्र एवं शिक्षक के मध्य वार्ता होती है। इस वार्ता में छात्र की अधिगम संबंधी गतिविधियां एवं कार्यों की प्रमुख स्थान दिया जाता है। इस वार्ता के पश्चात छात्र को अंक एवं ग्रेड प्रदान की जाती है। आकलन के छात्रों की सहभागिता। इस प्रक्रिया में छात्रों की पूर्ण सहभागिता होती है। प्रत्येक छात्र को आकलन के नियम, सिद्धांत एवं गतिविधियों के बारे में पूर्ण जानकारी होती है। प्रत्येक छात्र इस आधार पर अपने कार्य तथा अधिगम स्तर को स्वयं भी श्रेष्ठ बनाने का प्रयास करता है। नेक्स्ट है शिक्षक की प्रमुख विशेषताएं। योगात्मक आकलन में शिक्षक की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि शिक्षक द्वारा ही छात्रों की अधिगम उपलब्धि के बारे में निर्णय लिया जाता है तथा छात्रों के लिए विविध प्रकार की आवश्यक गतिविधियां उपलब्ध कराकर उनके अधिगम स्तर को उच्च बनाया जाता है। इस क्रम में शिक्षकों द्वारा छात्रों को आकलन संबंधी नियम और सिद्धांतों का ज्ञान आवश्यक कराया जाता है। नेक्स्ट अधिगम स्तर में वृद्धि। आकलन के परिणाम के माध्यम से छात्रों के अधिगम स्तर में पूर्ण वृद्धि की जाती है। एक छात्र व गणित पूर्ण वृद्धि की जाती है। जैसे छात्र को तो जिस सब्जेक्ट के अंदर वो पढ़ा रहा है उस सब्जेक्ट के बारे में उसे पूरा नॉलेज होना चाहिए। अब योगात्मक आकलन की सीमाएं। योगात्मक आकलन की सीमाओं में इससे शिक्षक को अधिक महत्व प्रदान किया जाता है, जबकि छात्रों को कम महत्व प्रदान किया जाता है। शिक्षक एवं छात्र दोनों की सहभागिता से ही आकलन की प्रक्रिया प्रारंभिक रूप में होती है, इसलिए शिक्षक को अधिक महत्व नहीं देना चाहिए। आकलन की प्रक्रिया को विषय वस्तु संबंधी करके उसे सीमित कर दिया गया है, जबकि आकलन की प्रक्रिया को छात्रों के व्यापक पक्षों का आकलन करना चाहिए। अंक एवं ग्रेड प्रदान करने की से छात्रों में विभेदीकरण की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इसमें छात्रों की सृजन शक्ति एवं चिंतन शक्ति की अपेक्षा की जाती है, क्योंकि छात्र को शिक्षक द्वारा प्रदत्त परीक्षण एवं गतिविधियों का अनुकरण करना पड़ता है। योगात्मक आकलन की प्रक्रिया बाल केंद्रित अथवा अवधारणा के विपरीत है। इस शिक्षक को अधिक महत्व देकर शिक्षक केंद्रित बना दिया जाता है। साथ योगात्मक आकलन में रचनात्मक आकलन में अपने अपने गुण, दोष एवं सीमाएं होती है। अतः एक कुशल शिक्षक द्वारा अधिगम संबंधी परिस्थितियों के अनुसार छात्रों को योगात्मक एवं मानसिक स्थिति के अनुरूप आकलन किया जाता है। अब है आकलन का वर्गीकरण। आकलन की परिणामत प्रविधियाँ विद्यार्थी के संबंध में विश्वसनीय, वैध हैं और एवं उपयोगी साक्ष्यों को एकत्रित करती है। इस प्रविधियों में विभिन्न प्रकार के परीक्षण जैसे उपलब्धि परीक्षण, नैदानिक परीक्षण इत्यादि सम्मिलित है। परीक्षण के आधारों पर
वर्गीकृत किया जाता है। परीक्षाएं मौखिक, लिखित एवं प्रायोगिक प्रकार की होती है। इनमें लिखित परीक्षा के लिए उपलब्धि परीक्षण का निर्माण किया जाता है। उपलब्धि परीक्षण विद्यालय में विद्यार्थियों की विभिन्न विषय संबंधी अर्जित ज्ञान का बोध एवं कौशलता का मापन करते हैं। ये प्रमाणीकृत तथा अध्यापक निर्मित दोनों प्रकार के होते हैं। उपलब्धि परीक्षण का निर्माण विशिष्ट प्रक्रिया द्वारा किया जाता है। इनमें निबंधात्मक और लघुत्रात्मक एवं वस्तुनिष्ठ आकलन के लिए इन समस्त प्रकार के प्रश्नों को गहराई से समझना पड़ता है। अब देखो इसके बाद नेक्स्ट आएगा मानवीकृत आकलन। मानवीकृत आकलन एवं अध्यापक निर्मित परीक्षण। मानवीकृत परीक्षण इसके अंदर मानव ज्ञान करने के लिए सर्वप्रथम मनोवैज्ञानिक परीक्षणों को प्रतिनिधि समूह पर प्रशासित किया करता है। फिर प्रतिनिधि समूह के व्यक्तियों द्वारा अर्जित प्राप्तांकों के औसत की गणना करके मान ज्ञान किया जाता है। यदि समूह के किसी व्यक्ति का उक्त परीक्षण में प्राप्तांक ज्ञान हो जाए तो हम मानक के आधार पर उस व्यक्ति की समूह में स्थिति ज्ञान कर सकते हैं। अर्थात यदि उक्त व्यक्ति का प्राप्तांक समूह के मानक के समान है तो उसे औसत स्तर का कहेंगे, परंतु यदि उनका प्राप्तांक मानक से कम है तो औसत के नीचे तथा यदि प्राप्तांक मानक से अधिक है तो उसे औसत के ऊपर कहा जाएगा। मानक तथा प्रतिमान इस प्रक्रिया से जुड़े दो प्रत्यय हैं। मानक समूह की उपलब्धि की वास्तविक स्थिति या स्तर को बताया है, जबकि प्रतिमान यह संकेत करता है कि समूह की उपलब्धि का अपेक्षित स्तर क्या होता है। परीक्षण मानवीकरण प्रकृति के तीन पहलुओं प्रमुख रूप से प्रचलित है। पहला है परीक्षण निर्माता पदों, विषय वस्तु या परीक्षण सामग्री का मानकीकरण करना। इससे पहले कुछ व्यक्तियों पर प्रशासित कर अंतिम रूप में उस परीक्षण के लिए पदों का चयन करते हैं। तब हम प्रत्येक पद का विश्लेषण करते हैं तथा केवल उन्हीं दो का चयन करते हैं जो विभेद, मूल्य एवं कठिनता स्तर की दृष्टि से उपयुक्त हो। अतः इसी प्रक्रिया के अंतर्गत हम पदों का चयन करते समय उनका मानकीकरण कर लेते हैं। दूसरा है परीक्षण की अंतिम रूप से जांच करने के बाद परीक्षण विद्यार्थियों का मानकीकरण किया जाता है। इसके अंतर्गत परीक्षण की प्रशासनिक विधि, प्रयुक्त निर्देशन समय, सीमा आकलन विधि तथा प्रतिदर्शन आदि अन्य महत्वपूर्ण तत्वों का निश्चय होता है। अंत में हमें महत्वपूर्ण सोपान निष्कर्षों का मानकीकरण से गुजरना पड़ता है। इसके लिए परीक्षण के अंतिम रूप का विशाल समूह जैसे 2 या 3 हजार व्यक्तियों का प्रशासनिक किया जाता है। इसके बाद निम्नलिखित 3 विधियों द्वारा फलांकों का सांख्यिकी विवेचन निष्कर्षों में किया जाता है। नेक्स्ट है मानकीकृत परीक्षण बाजार में उपलब्ध है, किंतु उनका चयन करते समय आलेखित बिंदुओं पर विचार करना चाहिए। पहला है परीक्षण ऐसा होता है जो अपेक्षित सूचना देता है। परीक्षण विश्वसनीय तथा वैध हो। तीसरा है ऐसे परीक्षण में पद छात्रों के लिए संतुलन और
नेक्स्ट, ऐसे परीक्षण में पदों का कठिनाई स्तर उपयुक्त हो। नेक्स्ट है अध्यापक निर्मित परीक्षण। अध्यापक निर्मित परीक्षण से तात्पर्य उन परीक्षाओं से है जिनका निर्माण कोई अध्यापक अपनी कक्षा के लिए अपने द्वारा पढ़ाए गए विषय को पाठ्यक्रम के उस भाग के आधार पर करता है जो उसने एक निश्चित अवधि के अंतर्गत पढ़ाया है। ये परीक्षाएं वस्तुनिष्ठ होती है जो प्रमाणिक है। नेक्स्ट है अध्यापक निर्मित परीक्षण के उद्देश्य। अध्यापक निर्मित परीक्षण के उद्देश्य क्या क्या होते हैं? सबसे पहले इस परीक्षा के माध्यम से शिक्षक सीमित पाठ्य वस्तु का मूल्यांकन करने में सफलतापूर्वक कर सकता है। दूसरा है, इस परीक्षणों का उद्देश्य निबंधात्मक परीक्षणों के दोषों को दूर करके छात्रों की वास्तविक योग्यताओं की जांच करना है। ये परीक्षाएं निबंधात्मक परीक्षाओं का सुधारात्मक स्वरूप है। नेक्स्ट है, ये परीक्षाएं अध्यापक को अपने शिक्षण की प्रभावशाली बनाने के अवसर प्रदान करती है। नेक्स्ट है, निदानात्मक दृष्टि से इन परीक्षाओं का बड़ा महत्व है। ये परीक्षाएं जहाँ एक और शिक्षक को होती है, अभ्यास करा देती है, उसे शिक्षण कार्य में कहाँ सफलता प्राप्त नहीं हुई है, वहाँ ये छात्रों को परीक्षाओं के द्वारा इस तथ्य की जानकारी शिक्षक को हो जाती है कि उसे अपने उद्देश्यों की प्राप्ति में कहाँ तक सफलता प्राप्त होती है। ये परीक्षाएं निरंतर मूल्यांकन की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। इन परीक्षाओं को कम समय में आसानी से दिया जा सकता है। इन परीक्षाओं को तैयारियां करने में शिक्षक को किस विशेष प्रशिक्षण को दिया जाना चाहिए। इस तरह से यह अध्यापक परीक्षण का उद्देश्य है। अध्यापक अनेक तरह से बच्चों से परीक्षण ले सकता है, उसका मूल्यांकन कर सकता है। जैसे वो लिखित मूल्यांकन भी कर सकता है और वह मौखिक भी कर सकता है। इसके अलावा वह लिखित में प्रश्न बच्चों को दे सकता है कि शॉर्ट में अवसादा के रूप में प्रश्न दे करके उसका मूल्यांकन करता है। दूसरा है एक लाइन में या 2 लाइन में या रिक्त स्थान की पूर्ति में बच्चों का परीक्षण कर सकता है और उसका मूल्यांकन से उसके नंबर निकाल सकता है। इसके बाद में वह 60 शब्दों में यानी आधे पेज में बच्चों को निरीक्षण करना होता है और वह परीक्षा मूल्यांकन करना होता है। तो जो बच्चा होशियार होता है वो फटाफट नए पॉइंट लिख करके बच्चों को बता देता है। उसके बाद में शिक्षक निबंधात्मक प्रश्न देता है, जैसे बड़ी क्लासों में दिया यानी 3-4 पेज के निबंधात्मक प्रश्न होते हैं। वह 3-4 पेज से कर करके बच्चों को बता देता है कि उसको पता लग जाता है कि बच्चा कितना होशियार है और कितना उसके अंदर प्रश्नों के उत्तर मुख्य रूप से दिए हैं। क्योंकि कितनी बार ऐसा होता है कि बड़े प्रश्न भी पूरे लेसन को कवर करते हैं। इस तरह से बच्चों को योगात्मक आकलन और रचनात्मक आकलन का मूल्यांकन करते समय ध्यान रखना चाहिए कि इस आकलन की प्रक्रिया छात्रों का आकलन शिक्षक द्वारा छात्रों की सहभागिता के आधार पर किया जाता है, जिसमें छात्र अपने आकलन के प्रत्येक बिंदु को समझ पाते हैं तथा अपनी गतिविधियों तथा कार्यों में सुधार लाने का प्रयास करते हैं। अतः योगात्मक आकलन और रचनात्मक आकलन में बच्चों को ये सभी करने पड़ते हैं।
तो बच्चों को क्या करना चाहिए कि योगात्मक और प्रयोगात्मक सभी आकलन को पूर्ण रूप से बच्चों को बता देना चाहिए और उसके अंदर प्रयोगात्मक में प्रैक्टिकल करके बच्चों को समझाना चाहिए। अध्यापक भी समझाएगा और बच्चे भी समझाएंगे। इस तरीके से बच्चे सब जल्दी समझ पाएंगे। इस तरह से इसका मूल्यांकन करना चाहिए। थैंक यू। अब नेक्स्ट क्लास अपनी कल होगी। धन्यवाद।